नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी साइंस आधारित एमसीक्यू प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 10 में हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 6 लेके आए हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस नामक चैप्टर, जैव प्रक्रम नामक चैप्टर हमने आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी में कंप्लीट करा दिया है। और आपकी जो एनसीईआरटी साइंस की प्लेलिस्ट है, जिसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लास 7 से लेकर 10th एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिया गया है परीक्षा दृष्टि से। और हमने यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 में शानदार जो प्रश्न हैं, जो आपके परीक्षा में जिनकी आने की सबसे प्रबलतम संभावना है, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर आपका अध्यायवार लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। एपिसोड नंबर 10 है और ओवरऑल अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक लगभग 2 से 3 क्लास में जैव प्रक्रम का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कल से आप लोगों की जो क्लासेस है, लगभग 3 से 4 क्लासेस कल से आपकी डेली आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं पहले प्रश्न पर और आप सभी अभ्यर्थी जवाब दीजिएगा कि प्रश्नों का राइट आंसर क्या होगा, लेकिन साथ में आप नंबर भी कर दिया करें कि 1 में कितना होगा, 2 में कितना होगा, जिससे एक आइडिया भी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर विषमपोषी जीव आपसे पूछा जा रहा है और विषमपोषी जीव का मतलब यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाले जीवों से हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो प्राप्त करते हैं उन्हीं को हम विषमपोषी जीव कहते हैं। विषमपोषी जीव में कौन कौन आते हैं? ऑप्शन ए है हरे पौधे, ऑप्शन बी है कुछ जीवाणु जैसे नीलहरित शैवाल, ऑप्शन सी है जंतु एवं कवक। क्या आंसर होगा पहले प्रश्न का? तो विषमपोषी जीव की बात करें तो विषमपोषी जीव जो होते हैं ये स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और यहाँ पर अगर स्वपोषी की बात करें तो स्वपोषी के अंतर्गत हरे पौधे आते हैं और कुछ जीवाणु जैसे नीलहरित शैवाल स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। विषमपोषी में कौन आएगा? तो विषमपोषी में आएंगे जंतु तथा कवक। तो जंतु तथा कवक किसके उदाहरण है? विषमपोषी जीव के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उपस्थित जैव उत्प्रेरक कौन से हैं? तो बायो कैटलिस्ट या जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले बायो कैटलिस्ट या जैविक उत्प्रेरक कौन से होते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, विटामिन कहते हैं, एक से अधिक कहते हैं, या नन ऑफ दीस क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में उपस्थित जैविक उत्प्रेरक को हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ए, एंजाइम। अगला प्रश्न है, स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं? तो जो स्वपोषी जीव होते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं और जिनमें हमने देखा कि हरे पौधे स्वपोषी जीवों में आते हैं, तो हरे पौधे अपनी कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रक्रिया के द्वारा पूरा करते हैं? रसायन संश्लेषण, केमोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। एक से अधिक क्या आंसर होगा, या नन ऑफ दिस? तो स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं जिस प्रक्रिया के माध्यम से पूरी की जाती हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। डिटेल में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ये आपका एक्सरसाइज का प्रश्न है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी, या नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर होगा? स्वपोषी पोषण की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है, जल की भी जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है, सूर्य का प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है। 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक बार हम यहाँ पर जो रिएक्शन है यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं, तो आप सभी लोग भी नोट कर लीजिएगा। 6CO2 + 12H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल की उपस्थिति में, C फॉर क्लोरोफिल, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, और ये क्या देते हैं? तो C6H12O6। C6H12O6 जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं या ग्लूकोज बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोलते हैं। साथ में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है और जल निकलता है। तो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का। तो यहाँ पर आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश है। 4 चीज़ें हैं। ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में निकलता है, तो इसलिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो चारों ही आवश्यक है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, यानी कि किसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ऑक्सीजन की, सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की, क्लोरोफिल की। क्या आंसर होगा? तो पांचवें प्रश्न में अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अभी हमने देखा है कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है वो अनिवार्य नहीं है। ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, तो ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं होती है अनिवार्य रूप से। तो पांचवें का आंसर ए है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में आपका 70th बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, रासायनिक ऊर्जा का अवशोषण करता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का जो कार्य होता है वो होता है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। सब कुछ हम आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, सब कुछ हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जिन भी अभ्यर्थियों ने क्लासेस कर रखी हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की, उनको प्रश्न जो है रिलेटेड लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्जामिनर है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, वो आपके लिए कैसे प्रश्न, आपके कठिन से कठिन प्रश्न भी आपके किस प्रकार से आपके लिए बना सकता है, जिस प्रकार से हम आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। क्लियर है? यानी प्रकाश ऊर्जा कौन सी? तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, लाइट एनर्जी का अवशोषण, एब्जॉर्ब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, वो किस कार्य में प्रयुक्त होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है C6H12O6। अभी हमने देखा था जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो इस ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है ये किस कार्य में प्रयुक्त होते हैं? पहला ऑप्शन है पौधों के गैसीय विनिमय में, पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में, पौधों में विसरण करने में। तो किस में काम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? तो कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं वो किस कार्य में प्रयुक्त होते हैं? तो पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में इनका इस्तेमाल होता है। कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स बच भी जाते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं कि उनसे संबंधित क्या प्रश्न आगे बन रहा है। तो 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें किस रूप में पौधों द्वारा संचित कर लिया जाता है? तो हमने अभी देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हो रहा है C6H12O6, और साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट तो तुरंत प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे पौधों के द्वारा, तो उन्हें किस रूप में पौधों द्वारा संचित कर लिया जाता है? वसा के रूप में, फैट के रूप में, मंड स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के रूप में। तो 8वें प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो 8वें प्रश्न का अगर हम बात करें तो राइट आंसर है मंड स्टार्च। तो मंड या स्टार्च की अगर बात करें तो मंड या स्टार्च के रूप में पौधे कार्बोहाइड्रेट को संचित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पत्तों में किस चीज़ की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पत्तों में किस चीज़ की उपस्थिति हो जाती है जिससे हमें मालूम चल जाता है कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो संपन्न हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। ऑप्शन है स्टार्च, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस चीज़ की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना दर्शाती है? तो राइट आंसर है स्टार्च। तो ध्यान रखिएगा, मंड या स्टार्च की अगर पौधों में उपस्थिति है इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पौधों में जो है, पत्तियों में स्टार्च जो है स्टोर हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से स्टार्च या मंड के उपस्थिति पत्तों में जब हम देखते हैं मालूम चलता है, तो इससे हमें मालूम चल जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम हो संपन्न हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे क्लोरोफिल में कंफ्यूज हुए होंगे। क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन क्लोरोफिल का नीड हमें किस लिए जरूरत पड़ता है? तो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, और क्लोरोफिल वर्णक या पिगमेंट का हमें जरूरत किस में पड़ता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस वर्णक के द्वारा इनिशिएट की जाती है? तो क्लोरोफिल के माध्यम से। क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश का जो है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा। और पत्तों में किस चीज़ की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है? तो राइट आंसर स्टार्च है, या स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप से संचित होती है? तो हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? अभी हमने पौधों में देखा, पौधों में हमने क्या देखा कि पौधों में स्टार्च के रूप में, पौधों में हमने देखा स्टार्च या मंड के रूप में संचित हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है। लेकिन वही हमसे पूछ रहा कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे उससे जो प्राप्त ऊर्जा हमें मिलती है वो शरीर में किस रूप में संचित होती है? स्टार्च के रूप में, माल्टोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो क्या राइट आंसर होगा 10वें नंबर प्रश्न का? तो राइट आंसर यहाँ पर ग्लाइकोजन। तो ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजन के रूप में
ग्लाइकोजन के रूप में, हम जो भी भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है, संचित होती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल पौधों के किस कोशिकांग में पाया जाता है? क्लोरोफिल पौधों के किस कोशिकांग में पाया जाता है? हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, केंद्रक न्यूक्लियस। क्या आंसर होगा? तो क्लोरोफिल की अगर बात करें तो क्लोरोफिल पौधों के किस कोशिकांग में पाया जाना चाहिए? तो राइट आंसर है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हरे कलर के होते हैं ये, तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ही या हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन ए आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है, ऑक्सीजन का जल में उपचयन। फिर दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन या रिडक्शन। तो उपचयन माने होता है ऑक्सीडेशन, अपचयन माने होता है रिडक्शन। क्या आंसर होगा 12वें नंबर प्रश्न का? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान होता क्या है? तो 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर, थोड़ा सा टफ हो गया होगा आपके लिए, तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। चलिए इसको समझ लेते हैं, फार्मूले जो हमने अभी फार्मूला देखा था। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6CO2 + 12H2O, ये आपने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 6CO2 + 12H2O की ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इनसे क्या बनता है? C6H12O6। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज का भी फार्मूला ही होता है, कार्बोहाइड्रेट भी हम इसको बोलते हैं, +6O2 और 6H2O, ये फार्मूला आपका बनता है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या अपचयन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब क्या होता है? तो रिडक्शन मतलब होता है जब ऑक्सीजन कम हो जाए। यहाँ पर देखिए कितने ऑक्सीजन थे, तो आप कहेंगे 6 इधर है, 6CO2 है, तो यानी कि 6 कार्बन है और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे? 12 ऑक्सीजन थे। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बचे? तो आप कहेंगे केवल 6 ही बचे हैं। तो 12 से 6 ऑक्सीजन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कम हुआ, और जब भी ऑक्सीजन कम होता है तो हम क्या बोलते हैं कि रिडक्शन हुआ है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे सिंपल में, और जब ऑक्सीजन कम होगा तो हम उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो ऑक्सीजन ये गया कहाँ? तो यहाँ पर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि 6CO2 से, अब अलग कर देते हैं यहाँ पर, 6CO2 से C6H12O6। यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिएगा, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? तो 6 ऑक्सीजन। तो कुल मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया? अपचयन हो गया या रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न पर चलते हैं। तो 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन या रिडक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं तथा दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है? तो ऐसा किन पौधों में पाया जाता है कि जो है रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मध्यस्थ उत्पाद बनाकर छोड़ देते हैं, दिन में जब क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करता है तो अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना लेता है? उष्णकटिबंधीय स्थलीय पौधों में, मरुद्भिद पौधों में यानी कि जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, समुद्री पौधों में। क्या आंसर होगा 13वें नंबर प्रश्न का? तो 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी, मरुद्भिद पौधे। तो मरुद्भिद पौधे या जो पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो मरुद्भिद पौधों की अगर हम बात करें तो मरुद्भिद पौधों में रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे और एक मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं, और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना लेता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पर मरुद्भिद पौधे हैं। एनसीईआरटी से सारे प्रश्न आपके लिए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अब तक आपने देख ही लिया, क्लियर ही हो गया है। CO2 की होती है, O2 होती है, NO2 की होती है। तो आपको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जो उत्तरदायी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ही क्या होता है? अवशोषण होता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। रंध्र, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्रों
या स्टोमेटा की संरक्षण कोशिकाओं, जिसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, उनका कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्टोमेटा के गार्ड सेल्स का काम क्या होता है या रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। केवल रंध्रों को खोलना, रंध्रों को बंद करना, रंध्रों को खोलना और बंद करना। तो 15 नंबर में हमने आपको क्लास 7 या 8 एनसीईआरटी में भी रंध्र के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पर अभी आपने देखा 10th में भी दिया गया है। तो क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा, रंध्रों को खोलना और बंद करना। तो जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका जो है कार्य होता है रंध्रों को खोलना भी जरूरत पड़ने पे और बंद करना जरूरत पड़ने पे। एनसीईआरटी में बाकायदा पूरा चित्र बना के आपका दिया गया है, क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रंध्रों को खोलना और बंद करना। अगला प्रश्न है पौधे वायुमंडल से पत्तियों में उपस्थित डैश द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो पौधे वायुमंडल से पत्तियों में उपस्थित, तो जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पौधे वायुमंडल से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वो पत्तियों में ऐसा क्या उपस्थित होता है जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। रंध्र, स्टोमेटा द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा, फ्लोएम द्वारा। क्या आंसर होगा यहाँ पर, तो पौधे वायुमंडल में पत्तियों में उपस्थित होता है रंध्र, स्टोमेटा। तो जो रंध्र होते हैं एक प्रकार के छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से, इन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से जो पत्तियाँ होती हैं पत्तियों में उपस्थित होता है और इन्हीं के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण किया जाता है पौधों द्वारा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पौधों की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान स्टोमेटा या रंध्र के छिद्रों द्वारा होता है। तो याद रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है स्टोमेटा के छिद्रों का खुलना और बंद होना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित किया जाता है। तो स्टोमेटा के छिद्रों का खुलना और बंद होना, अभी हमने इससे जस्ट अपोजिट प्रश्न इसका देखा था। तो क्या आंसर होगा, तो स्टोमेटा के छिद्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिका गार्ड सेल्स का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो यह जो प्रश्न है यह प्रश्न 70th बीपीएससी में पूछा गया था, वहां से लिया गया है। तो 70th बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास, अर्ली डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम का, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने शायद क्लास में आपको जो एनसीईआरटी की क्लास वहाँ पे पोटेशियम डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा फास्फोरस यहाँ पर राइट आंसर है। तो बीपीएससी ने भी बी आंसर माना है, फाइनल आंसर की में फास्फोरस ही माना है। तो उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका फास्फोरस है, याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में, अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगर पौधों की बात करें तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। और नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, निट्रिफिकेशन बोलते हैं। और निट्रिफिकेशन कराने के लिए कुछ जीवाणु भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि जो है हमने देखा था राइजोबियम के बारे में। तो राइजोबियम का काम क्या होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना या नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन करना। तो नाइट्रिफिकेशन का मतलब यही होता है कि नाइट्रोजन को जो है सरल यौगिकों में तोड़ना, जिससे कि पौधे उसको आसानी से ग्रहण कर सके। और पौधे मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, कुछ भाग नाइट्राइट के रूप में भी ग्रहण करते हैं, लेकिन ज़्यादातर भाग नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अगर नाइट्रेट आपका नहीं दिया तब आप नाइट्राइट चुन सकते हैं, अदरवाइज नाइट्रेट बेस्ट आंसर है यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आज का, यदि एक गमले में लगे पौधे और पोटेशियम युक्त बर्तन को कांच से बने सीलबंद बर्तन से ढककर 1 सप्ताह के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो क्या होगा। और यह जो प्रश्न आपका एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक्टिविटी दी गई, वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यदि एक गमले में लगे पौधे और पोटेशियम युक्त बर्तन को कांच से बने सीलबंद बर्तन से ढककर 1 सप्ताह के लिए सूर्य में रखा जाएगा तो पौधा लंबा हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण पत्ती पीली पड़ जाएगी, अधिक प्रकाश संश्लेषण के कारण पत्ती हरी हो जाएगी। क्या होगा ऐसे केस में, तो पोटेशियम युक्त अगर कोई बर्तन है तो अगर उसमें रखा जाता है
पौधे को, तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो उसमें कमी आएगी, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कमी आने के कारण पत्ती पीली पड़ जाएगी। तो बी आंसर है इस प्रश्न का राइट। तो प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण पत्ती पीली पड़ जाएगी। ऐसा होता क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम युक्त बर्तन होता है, ये जो ये पोटेशियम युक्त बर्तन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ये अवशोषित करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा तो पत्तियों को अवशोषण करने में प्रॉब्लम होगा, तो पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं कर पाएंगी। तो इस वजह से जो है कमी आएगी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, और इससे पत्ती पीली पड़ जाएगी। तो राइट आंसर बी है। आज का ये जो सेशन है आज समाप्त होता है। आज का सेशन छोटा रह गया, बाकी कल से कोशिश करेंगे कि आपका कम से कम जो है 40 से 50 प्रश्न लेके आएँ, और जल्दी से आपका जो सिलेबस है MCQs का वो आपका कवर करा दिया जाए। कल से आपकी लगभग 3 से 4 क्लासेस आएंगी। कोशिश करेंगे कि 3 से 4 क्लासेस आपको हम कल से प्रोवाइड करें। साथ में रात में हम आपको 10 बजे के आसपास आप देख लीजिएगा एक बार, उससे पहले भी दे सकते हैं। तो 10 बजे के आसपास आपको बिहार स्पेशल के प्रश्न भी हम करा रहे हैं। तो बिहार स्पेशल के प्रश्न उसको ज़्यादा नहीं, 200 लोग ही अभी देख रहे हैं, तो कम से कम आप सभी अभ्यर्थी भी देखिए उसको। और जो भी बिहार स्पेशल के प्रश्न आपको डेली दिए जाते हैं, आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, तैयार भी कीजिए। साथ में परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे खुद के द्वारा बनाए गए प्रश्न हैं। चलिए मिलते हैं आपसे। और आप सभी लोग टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप में ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप में आप उन प्रश्नों को जाकर देख सकते हैं जो डेली आपके लिए ऐड करते हैं। 10 बजे के आसपास रात में हम ऐड कर देते हैं। बाकी कल सुबह आपको 10 बजे आपको सुबह क्लास मिलेगी भूगोल की, जिसमें हम भूगोल के MCQs को आगे बढ़ाएंगे। 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।